स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट स्मार्ट नॉलेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th का जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है उसी की जो फर्स्ट बुक है भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार और चैप्टर 9 है संविधान एक जीवंत दस्तावेज, इंग्लिश में कहें तो कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। तो इस चैप्टर को आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। बेसिकली इस चैप्टर के हम 2 पार्ट बनाएंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं वो देख लेते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अभी तक आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 कल आएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु है हमारा कि संविधान क्या होता है। तो संविधान क्या है बेसिकली, वैसे तो इसकी कोई ऐसी परिभाषा नहीं है। अगर नॉर्मल रूप में कह दें तो संविधान एक लिखित दस्तावेज है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो जानिए। तो पहला पॉइंट है संविधान क्या है। तो किसी भी देश का संविधान उस देश की राजनीतिक व्यवस्था यानी कि सरकार कितनी शक्तियों का बंटवारा कितने प्रकार से होगा, किस किस को क्या शक्तियाँ होगी, ये चीज़। न्याय व्यवस्था, ठीक है, यानी कि न्याय किस तरह से होगा, न्याय के क्या मतलब, न्याय में कौन कौन से अधिकारी होंगे, किस किस स्तर पे न्याय किया जाएगा अलग अलग तरीक़ों से, ठीक है। नागरिकों के हितों की रक्षा करने का एक मूल ढांचा होता है जिसके माध्यम से उस राष्ट्र के विकास की दिशा का निर्धारण होता है। तो देखिए संविधान की एक कोई मतलब कि अवधारणा तो नहीं है, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसके अंदर वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, नागरिकों के अधिकार, मौलिक अधिकार, हर एक चीज़ वो लिखी जाती है जो उस देश से संबंधित होती है, ठीक है। ये होता है संविधान। अब बात करते हैं हमारा जो भारत का संविधान है उसके बारे में। तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था, यानी कि बनकर तैयार हो गया था, और 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया था, और इसे 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब जो हमारा भारत का संविधान है वो जो विश्व है उसका सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत के संविधान में 5 देश ऐसे हैं जहाँ से कुछ कायदे कानून लिए गए हैं, ठीक है। अब देखिए जब हमारा अभी के टाइम पे अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, 444 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। लेकिन 26 नवंबर 1949 को जब इसका निर्माण हुआ था तब इसमें 22 भाग तो सेम थे और अनुच्छेद इसमें 395 थे, यानी कि देखा जाए तो 49 अनुच्छेद इसमें बढ़ गए, और वहीं अनुसूचियाँ 8 थी वो बढ़ के 12 हो गई, यानी कि अनुसूचियाँ भी इसमें बढ़ गई। इसका मतलब ये है कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो परिवर्तनीय संविधान है, ठीक है। अब देखिए संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत ये क्या कहता है। तो इस चीज़ का निर्धारण इस तरह से होता है कि जो एक आपने सुना होगा, आपकी जो बुक है उसमें एक केस दिया गया है जो कि केशवानंद भारती मामले का, ठीक है। तो यह सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती मामले में 1973 में दिया गया था। इस निर्णय ने संविधान के विकास में निम्नलिखित सहयोगी थे, यानी कि 1973 में जो ये केशवानंद भारती मामला का जो केस था वो आया था, तो उसने क्या किया था, संविधान में कुछ शक्तियों को मतलब कि सीमित कर दिया था। वो क्या क्या थी ये देखिए। संविधान में संशोधन करने की शक्तियों की सीमा निर्धारित की गई, यानी कि संविधान में अगर कोई संशोधन किया जाएगा तो उसकी सीमाओं को निर्धारित कर दिया गया। यह संविधान के विभिन्न भागों के संशोधनों की अनुमति देता है, पर सीमाओं के अंदर संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करने वाली किसी संशोधन के बारे में न्यायपालिका का फैसला अंतिम होगा। यानी कि ये जो केशवानंद मामला था इसमें क्या हुआ कि संशोधन की अनुमति तो दी गई, लेकिन सीमाओं के अंदर अगर वो सीमाएं पार की जाती हैं तो न्यायपालिका इस पर एक्शन लेगी और वही इसका अंतिम निर्णय माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रजातंत्र की। देखिए लोकतंत्र आपने सुना है, राजतंत्र सुना है, प्रजातंत्र क्या होता है। प्रजातंत्र का अर्थ है जनताओं का शासन, और यह विकासशील संस्थाओं से जो इनके माध्यम से वह कार्य करती है। यानी प्रजातंत्र का अर्थ क्या हुआ, जनता का शासन, ठीक है। सभी राजनीतिक संस्थाओं को लोगों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए और दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर चलना चाहिए। प्रजातंत्र कहें या लोकतंत्र कहें सेम बात है, ठीक है। अब चलिए हमारे जो मेन टॉपिक आते हैं उनके बारे में कि क्या संविधान अपरिवर्तनीय है। देखिए हमारा जो भारतीय संविधान है उसकी बात करें कि क्या हमारा भारतीय संविधान अपरिवर्तनीय है या नहीं है, तो उससे पहले हम जानते हैं एक आपकी जो बुक में उदाहरण दिया गया उसके बारे में, सोवियत संघ के बारे में। तो सोवियत संघ में 74 वर्षों में
1918 से लेकर 1977 तक, 1918, 24, 36 और 77, इन 74 वर्षों के दौरान संविधान को 4 बार बदला जा चुका है। देखिए, पूरी देश के चलाने का सबसे मेन जरिया होता है संविधान। अब जब वही इतना बदला जाएगा तो सिंपल सी बात है, वहाँ की जो जनता है, वहाँ का जो राजनीतिक ढांचा है वो काफ़ी कमज़ोर है। ठीक है, अब देखिए वहाँ पे क्या था कि 1991 में वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का शासन समाप्त हो गया और जल्दी ही सोवियत गणराज्य भी बिखर गया। इस राजनीतिक भूचाल के बाद वहाँ रूसी गणराज्यों के नए सिरे से गठन किया गया और 1993 में एक नया संविधान अंगीकार किया गया, जो कि अभी तक वर्तमान में चल रहा है, यानी कि ये थोड़ा लंबा संविधान है। अब हम भारत की बात कर लेते हैं। तो देखिए, भारत में क्या है कि 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से लागू किया गया था। तब से लेकर आज तक 55 वर्ष, अगर अभी की हम बात करें तो 1950 से लेकर 2020 यानी कि 70 वर्ष हो चुके हैं। यह संविधान लगातार काम कर रहा है। हमारे देश की सरकार इसी संविधान के अनुसार काम कर रही है। हालांकि इसमें संशोधन होते रहते हैं, लेकिन पूरी तरीके से संविधान नहीं बदला जाता है। तो हम ये कहें कि भारत का संविधान अपरिवर्तनीय है या नहीं है, तो देखिए भारत का संविधान अपरिवर्तनीय है। अब चलते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें और आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। वो क्या है? देखिए, संविधान कोई जड़ और अपरिवर्तनीय दस्तावेज नहीं होता। यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है कि संविधान कोई जड़ और अपरिवर्तनीय दस्तावेज भी नहीं होता। देखिए, संविधान की रचना मनुष्य ही करते हैं और इस नाते उसमें संशोधन, बदलाव और पुनर्विचार की गुंजाइश रहती है, क्योंकि जो मनुष्य है वो कोई भगवान नहीं है कि अब फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके अकॉर्डिंग लिख दिया। ठीक है, फिर क्या है कि संविधान समाज की इच्छाओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब होता है। लेकिन इस संबंध में हमें यह बात भी याद रखनी चाहिए कि संविधान समाज को लोकतांत्रिक ढंग से चलाने का एक ढांचा भी होता है। इस दृष्टि से संविधान एक ऐसा उपकरण है जिसे समाज खुद अपने लिए गढ़ता है, यानी कि संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण इस तरह से किया ताकि आने वाली जो भावी पीढ़ियां हैं, अगर उनके हिसाब से इसमें कुछ गलत, कोई कमी रह जाती है तो वो इसमें परिवर्तन कर सकें। ठीक है, अब बात करते हैं आगे बात है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं को इस समस्या का आभास था कि इसलिए उन्होंने किस समस्या का आभास कि आगे चल के इसमें बदलाव करना होगा, इसलिए उन्होंने भविष्य में इस दस्तावेज में संशोधन की आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है, जब समाज किसी मत विशेष की ओर ज़्यादा आकृष्ट होगा तब संविधान के प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता महसूस की जाएगी। अर्थात कोई अगर मान लीजिए कानून बनाया गया, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी जगह दूसरे कानून की ज़रूरत है, तो सिंपल सी बात है कि वो कानून बनाया जाएगा। इसीलिए संविधान बनाते समय दोनों बातों का ध्यान रखा गया। ठीक है, इसीलिए एक पवित्र दस्तावेज माना जाता है और ये एक लचीला भी और कठोर भी संविधान माना जाता है। दूसरे शब्दों में, हमारा जो संविधान है वो कोई जड़ अपरिवर्तनीय दस्तावेज नहीं है। इसमें किसी स्थिति के बारे में अंतिम निर्णय देने से बचा गया है। यह कोई अपरिवर्तनीय चीज़ नहीं, यानी कि इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको उदाहरण देके इसलिए बताई है ताकि आपको समझ में आ जाए कि भारतीय संविधान एक अपरिवर्तनीय संविधान नहीं है, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अब देखिए, भारत का संविधान अपरिवर्तनीय नहीं है, ये कैसे कह सकते हैं? यानी कि भारत का संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, ये आप कैसे कह सकते हैं? तो आइए इस बारे में बात कर लेते हैं। भारत का संविधान एक जीवन दस्तावेज है। इसका तात्पर्य यह है कि हमारे संविधान में समय की ज़रूरतों को देखते हुए इसके अनुकूल संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई है। ठीक है, तो संशोधन हम इसी तरीके से मान सकते हैं कि अभी तक अराउंड 120 से 125 अनुच्छेद 2020 तक, अनुच्छेद कह रहा हूँ, संशोधन 120 से 125 बार इसमें संशोधन किए जा चुके हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में अब तक 110 से अधिक संशोधन हो चुके हैं 2020 तक। ठीक है, हालांकि और भी कई छोटे छोटे संशोधन हुए हैं, वो यहाँ पे नहीं बताए गए हैं। ठीक है, अब संशोधनों के मामले में भारतीय संविधान लचीलेपन और कठोरता का मिश्रण है। तो ये कैसे है, ये आगे हम जानेंगे। अब देखिए, भारतीय संविधान एक जीवन दस्तावेज है, वो कैसे है? यह भविष्य में होने वाले परिवर्तनों के साथ साथ चलने वाला संविधान है, यानी कि भविष्य में परिवर्तन होगा तो इसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, यदि कभी भविष्य में किसी विषय को लेकर यदि कोई परिवर्तन करना हो तो हमें अन्य संविधान की आवश्यकता नहीं है, वरन हम इसी संविधान में संशोधन करके इसे जीवंत बना सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई कानून को अगर हमें भविष्य में बदलना है तो हमें संविधान ख़त्म नहीं करना पड़ेगा, हम उस कानून में ही थोड़ा सा बदलाव करेंगे और संशोधन हो जाएगा और हमारा संविधान जीवंत बना रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये बात आती है कि हमारा संविधान कुछ मामलों में लचीला है तो कुछ में कठोर है।
यानी कि कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें जिनमें संशोधन में आसानी से कर सकते हैं, कुछ में कठोर तरीके से। ठीक है। तीसरा कि अदालती फैसले और राजनीतिक व्यवहार बर्ताव दोनों ने संविधान के अमल में अपनी परिपक्वता और लचीलेपन का परिचय दिया है। यानी कि जो अदालती फैसले हैं, राजनीतिक व्यवहार यानी कि राजनीति जो ढांचा है, उसने हमारे संविधान को लचीला और कठोर बनाने में एक अहम भूमिका निभाई है। और इन्हीं वजहों से हमारा संविधान कानूनों की एक बंद और जड़ किताब न बनकर एक जीवंत दस्तावेज के रूप में विकसित हो सका है। ठीक है। समय के खास मोड़ पर अपने समाज के लिए संविधान तैयार कर रहे लोगों को यह आम चुनौती का सामना करना पड़ता है। यानी कि जो उस समय संविधान बना रहे थे, उन्हें पता था भविष्य में ऐसा ऐसा होगा, तो इसलिए उन्होंने इसको लचीला भी बनाया और कठोर भी बनाया। इसलिए किसी भी संविधान को भविष्य में पैदा होने वाली चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करने में भी सक्षम होना चाहिए। हमारा संविधान ऐसे मामलों में बिल्कुल सक्षम माना जाता है। ठीक है। एक मिनट। फिर है लास्ट पॉइंट आता है कि हमारे संविधान निर्माता जानते थे कि भविष्य में दस्तावेज में संशोधन की आवश्यकता पड़ सकती है। इसीलिए संविधान बनाते समय दोनों बातों का ध्यान रखा गया था। इसे पवित्र दस्तावेज मानने के साथ साथ इतना लचीला बनाया गया कि समय की आवश्यकता अनुरूप इसमें बदलाव किया जा सके। ठीक है। उसके बाद कि भारतीय संविधान में जो 110 या उससे अधिक जितने संशोधन हो चुके हैं, तो इतने संशोधन होने के कारण क्या हैं? यानी कि भारतीय संविधान में इतने संशोधन जो होते जा रहे हैं, इन सभी संशोधनों के कारण क्या हैं? तो आइए हम कारणों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला कारण, तकनीकी या प्रशासनिक समस्याओं से निपटने के लिए संशोधन। उदाहरण के लिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित संशोधन। यानी कि जो तकनीकी यानी जो हमारे प्रशासनिक या सिविल जो समस्याएं होती हैं, उनसे निपटने के लिए, जैसे जो उच्चतम न्यायालय हैं और जो उच्च न्यायालय हैं, उनके वेतन से संबंधित जो संशोधन, यानी कि उनके वेतन को बढ़ाने के लिए और उनके जो एज रिटायरमेंट है उसको भी बढ़ा दिया गया। ठीक है। तो इन सभी विवादों से संबंधित जो अनुच्छेद मतलब कि जो संशोधन है वो किए गए हैं। ठीक है। ये पहला कारण है। दूसरा कारण है संसद सदस्यों की सर्वसम्मति से किए गए संशोधन। यानी कि संसद में उनकी सर्वसम्मति के द्वारा संशोधन किए गए वो वाले। ठीक है। तो वो कौन से हैं? दल बदल विरोधी कानून, मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 करना। यानी कि दल बदल विरोधी कानून का अर्थ ये है कि जब कोई बंदा दल बदल करता है, ठीक है, तो उसका विरोध करने वाला कानून। ठीक है। और मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 करना, ये सभी जो है हमारे भारतीय संविधान में संशोधन के कारण है। ठीक है। न्यायपालिका और तात्कालिक सरकारों के बीच उभरे मतभेदों के कारण संशोधन, जैसे संपत्ति के अधिकार को लेकर न्यायपालिका और जो संसद है उसके बीच में मतभेद उभरा। क्यों? देखिए, न्यायपालिका कहती है कि आप मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकते, वहीं संसद कहती है कि हम पूर्ण बहुमत के द्वारा इसको संशोधन करेंगे। तो इस बीच इनके बीच में थोड़ा वो संशोधन हो गया मौलिक अधिकार में, और इनके बीच में मतभेद बन गया। ठीक है। ये हुई बात। उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या है? ऐसे संशोधन जिससे बड़े विवाद हुए हैं, जैसे संविधान का 42वां संशोधन, इससे पलटने के लिए फिर से संशोधन हुए। यानी कि ऐसा संशोधन जो कि बहुत बड़े विवाद से संबंधित हो, जो कि 42वां संविधान संशोधन है। ठीक है। तो पहले तो ये संशोधन हुआ, उसके बाद इसको घटाने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए संशोधन हुआ, जो कि नाकामयाब रहा। ठीक है। तो ये संशोधन के कारण है। समय के साथ साथ नीतियों में परिवर्तन अथवा आर्थिक नीतियों में बदलाव के कारण संशोधन, अर्थात यानी कि समय के जैसे जैसे समय बदलता है, नीतियाँ भी बदलती जाती हैं, नेता बदल जाते हैं। ठीक है। समय में परिवर्तन आता है और जो आर्थिक नीतियाँ होती हैं हमारी, वो बदल जाती हैं। तो इन सभी के कारण संविधान में संशोधन किया जाता है। एक लास्ट पॉइंट आता है इस चीज़ में कि संविधान में छूट गए कुछ विषयों को पुनः नए सिरे से परिभाषित करने के लिए संशोधन। यानी कि संविधान में कुछ, देखिए, मनुष्य जब अब कोई काम करता है तो गलती तो रह ही जाती है। तो उस समय क्या हुआ कि कुछ विषय ऐसे रह गए जो जिनको कि वर्णन करना चाहिए था, लेकिन वो वर्णित नहीं हो पाए, तो उनको वर्णन करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाता है। जैसे संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा जाना आदि। पहले इन शब्दों को जोड़ा गया और उनके बारे में फिर व्याख्या की गई। ठीक है। तो ये हैं कुछ संविधान में संशोधन करने के मूल कारण। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो को आपने अच्छे से समझा होगा, आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, कल मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना है इस वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करना है, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर और भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में अगले
पार्ट के साथ, और उस पार्ट में हम इस वीडियो को ख़त्म कर देंगे, इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।